नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने स्वर वर्ण से संबंधित विचार किया, चर्चा किया, उस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, कितने उसकी उच्चारण मात्रा है, मतलब जो उच्चार करने में मात्राओं का समय लगता है, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की। अब इस वीडियो में हम व्यंजन वर्णों पर चर्चा करेंगे। तो व्यंजन वर्णों में हम ये देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन से, ये वर्ण के दो भेद थे तो व्यंजन है। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो आप परिभाषा यह देंगे कि जो वर्ण परतंत्र होते हैं, दूसरे वर्ण के अधीन होते हैं, उनको ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा बनती है कि परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः, अर्थात वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं, दूसरे वर्णों के अधीन होते हैं, स्वर वर्णों के अधीन होते हैं, उन्हें ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, क हमने लिखा है, तो इस क को जब हम अलग करते हैं तो ये बनता है क हलंत और फिर अ। अब यह जो क है, यह 24 कैरेक्टर का व्यंजन वर्ण, एकदम शुद्ध व्यंजन वर्ण है क। उसमें जो अ जो अलग हो गया है। अब इस क को हम जब तक इस अ को नहीं इसमें जोड़ेंगे तब तक हम इस क का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप बोल के भी दे सकते हैं, क अपने आप ही आ जा रहा है अ। इसीलिए जैसे सोना होता है 24 कैरेट का, वह द्रव्य के रूप में होता है। जब उसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं तभी जाके के सोने को एक आकार दिया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। बिना अन्य धातुओं की सहायता से हम उसका आभूषण बना ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा बना कि परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः, जो परतंत्र वर्ण होते हैं वही व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई पूछे तो आप यही परिभाषा दे करके इसको अच्छे से आप समझा सकते हैं, इसी तरह से कि देखो भाई, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह परतंत्र होते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। अब परिभाषा हो गया कि व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, और उसकी मात्रा के विषय में हमने अगले ही वीडियो में बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है व्यंजनों की संख्या के बारे में। तो व्यंजन वर्णों की संख्या जब भी हमने बताया कि महाशय सूत्र के आधार पर ही आंसर देना है, कभी भी अपने मन से या किसी अन्य आधार पर आपको वर्ण संबंधित प्रश्नों का आंसर नहीं देना है। तो देखिए, पाणिनि महाशय सूत्र जब आप पढ़े थे तो उसमें हमने बताया भी है उसमें कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 33। किंतु यदि ये पूछ ले कि हल वर्ण में कितने वर्णों की गणना की गई है अथवा हल में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं, तब हल प्रत्याहार अगर आपसे पूछ लिया है तब आप 34 आंसर लगा सकते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं है, सिर्फ व्यंजन वर्ण पूछा तो आप 33 ही लगाएंगे। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब आता है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार, तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। यही 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों में ये 4 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब हम एक एक को लेकर चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? तो जो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी है, वरदराजाचार्य द्वारा लिखा गया है, उसमें वो लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित कि कादयो मावशानाम स्पर्शाः, कादयो मावशानाम स्पर्शाः। कादयो मावशानाम स्पर्शाः अलग करेंगे तो बन जाएगा क प्लस आदयो
आदयः, ऐसे बनेगा क आदयः प्लस म प्लस अवसानम, अवसान माने समाप्त होना, क आदि से लेकर अर्थात क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। इसमें क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प अ ब भ म। यही है कादयो कहा क आदि से, मीन्स क जो क आदि है पहला है, इस क से लेकर के कहा क आदय, आदि मैंने पहला, पहले क से लेकर के म अवसान, म की समाप्ति तक। यही है कि कादयो म अवसाना, तो क आदि मैंने आदि क से लेकर के, इसका अर्थ इतना ही निकला क आदय, क मिस क आदि से लेकर के म अवसाना माने म की समाप्ति तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। क से लेकर के म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है, यही स्पर्श व्यंजन वर्ण है। यह जो स्पर्श पद है, यह इसलिए स्पर्श संज्ञा इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो 25 वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, ये स्पर्श वर्ण कितने हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 25, 5, 10, 15, 20, 25। यह 25 वर्ण ऐसे हैं जिनका कौन सी संज्ञा होती है, स्पर्श संज्ञा होती है। ये सब के सब व्यंजन है, तो ये पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अब प्रश्न ये उठता है आखिरकार इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये है कि यह जितने भी 25 वर्ण हैं, यह अपने उच्चार स्थान को पूर्णतया स्पर्श करते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं, एकदम क्लियर स्पर्श करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा गया। कादियो मावसानाम स्पर्शः, स्पर्श इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपने उच्चार स्थान को पूर्णतः स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा गया। तो ये प्रश्न आपका बनता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 25 हैं। स्पर्श वर्ण इनको क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि यह अपने उच्चार स्थान को पूर्णतः स्पर्श करते हैं, तो कादियो मावसानाम स्पर्शः। अगर यहाँ तक करना हो तो आप एक गाना सुनेंगे कि डोंट टच माय घघरिया रंग रसिया, ठीक है, तो उसमें कहा था कि डोंट टच मीन्स हमारे इस घघरी को आप टच न करिए। तो आप इसको याद करने का ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे कि कम स्पर्श करो, याद करने के लिए। रंग रसिया मान लीजिए उनका जो नायक है वो बार बार स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, तो नायिका कह देती है अच्छा ठीक है, लेकिन कितना स्पर्श करो, कम स्पर्श करो। ये ट्रिक है, एक तरह से याद करने का एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं क्या, कि कम स्पर्श करो। लड़की लड़के से अपने नायक से कहती है कि करो लेकिन कम, तो कम से मतलब क से म तक, क से म तक। ये आसान तरीका होगा आपको याद करने का कि टच करो लेकिन कम टच करो, कम ही स्पर्श करो। कितना स्पर्श करो, कम, कम से मतलब क से म तक। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो क से म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। अब इन स्पर्श जो हैं
वर्ण हैं इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। एक ये भी प्रश्न बनता है कि स्पर्श वर्ण को और किस नाम से जानते हैं, तो स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण। अब प्रश्न ये बना, यह उदित क्या है, उदित क्यों कहा गया, तो उदित जो पद है जब हम इसको अलग करते हैं तो ये बनता है उत, संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस इत, अर्थात जिसके उकार की क्या हुई हो, इत संज्ञा हुई। उत इत, उदित तक द हो जाता है जलाम जैसे अंत से, तो नहीं उस झलाम जैसे से सॉरी झलाम जैसे अंत ही लगेगा क्योंकि अपरांत है नहीं, तो झलाम जसोयंते सूत्र से ही बनता है। ये संधि बताएंगे तो बताएंगे विस्तार से, आप इतना समझिए। उदित है उत प्लस इत, संधि विच्छेद होगा। उत माने जिसके उकार की इत संज्ञा हुई हो, उन्हीं वर्णों को उदित कहते हैं। ये भी परिभाषा अगर पूछे कोई कि उदित वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि जिन वर्णों की ऊ की संज्ञा हुई है उन्हीं को उदित कहते हैं। अब ये प्रश्न बना, पहला तो ये अपना प्रश्न बनता है कि स्पर्श वर्ण को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देंगे उदित के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न उठा उदित किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे जिसमें उकार की इत संज्ञा हुई है उसी को क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। अब पूछा जाएगा उदित वर्णों की संख्या कितनी है या उदित कितने होते हैं, तो उदित 5 होते हैं। इसको देख लीजिए कौन 5 हैं। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं। उदित 5 होते हैं। एक वृत्ति में ही लिखे हैं, कु चु टू तू उ एति उदितः। अर्थात कु चु टू तू पु, इन पांचों की, एते माने यही, उदित माने उदित कहलाते हैं, उदित कहे जाते हैं। कौन, तो पु चु टू तू पु। अब यहाँ 5 होगा, बस इतने आपको आंसर देना है कि उदित कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो कु है, या इस कु से क वर्ग का बोध होगा, क वर्ग, चू से च वर्ग, और टू से ट वर्ग, कु चू टू टू, टू से ट वर्ग, और पू से प वर्ग। यही 25 ऐसे हैं जिनका उदित संज्ञा होती है। कु चू टू तू पू, अतः कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, टू से त वर्ग, और पू से प वर्ग। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनकी ही उदित संज्ञा होती है। ये वर्ग कैसे क्लियर हुआ, देखिए एक सूत्र है, चूटू सूत्र है जो कि इत संज्ञा करने वाला है। यही कहता है कि जो च वर्ग हैं, जो ट वर्ग हैं, इन्हीं की, चू से च वर्ग का बोध हुआ, टू से ट वर्ग का बोध हुआ, तो इन्हीं सूत्रों के आधार पे ही बताया गया कि जो पू चू टू तू पू हैं, इनकी उदित संज्ञा होती है। उदित संज्ञा जो सूत्र वर्ण है वो 5 होते हैं, पू चू टू तू पू, ठीक। और इन्हीं उदित को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो पू से अगर कोई पूछे क्या मतलब, बता देंगे क ख ग अंग, चू से च च ज ञ, टू से ट ड ड ढ़ ड़, जो कि ये सामने लिखा गया है, ठीक है। तो ये है स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण बात क्लियर हो गई। कुल मिला के बस इतने बताना है, क से लेकर के म तक, कादियो मामशानाम स्पर्शा, क से म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण किसे कहते हैं, कहें जिसमें उ की संज्ञा हुई हो उसको उदित वर्ण कहते हैं। उदित वर्ण कौन कौन से हैं, तो कु चू टू तू पू, ये 5 हैं, इनकी 5 की ही उदित संज्ञा होती है। तो ये होता है आपका स्पर्श। बस स्पर्श से, इससे अतिरिक्त और कुछ पूछने वाला नहीं है। उसका ट्रिक भी हमने बता दिया
कि नायिका क्या कहती है, कम स्पर्श करो। तो कम स्पर्श किया, इसीलिए कम तक क से लेके म तक के वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, स्पर्श संज्ञा हो जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप विस्तार से। आगे हम देखते हैं, फिर इसके पश्चात व्यंजन में अब अगला आता है अंतःस्थ वर्ण। कौन सा आता है, अंतःस्थ वर्ण आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। इसकी परिभाषा है, इसके लिए उन्होंने लिखा यड़ो अंतस्थाः, यड़ो अंतःस्थाः, अर्थात जो यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, देखिए इसको अलग करेंगे तो बन जाएगा यणः प्लस अंतःस्थाः। अर्थात यण प्रत्याहार माने य, व, र और ल, यही चार वर्ण हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए अंतःस्थ क्यों कहा गया, ये भी प्रश्न बनता है, आखिरकार हम इसको अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इनको अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा गया। तब देखिए, अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं य, व, र, ल, तो देखिए जब भी आप बोलेंगे तो फिर कंठ से आवाज बाहर, मतलब मुख से बाहर आवाज नहीं, वायु बाहर नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ रह जाती है, अंदर ही। अंतः माने अंदर ही, अवस्था माने स्थित होना। अलग करेंगे अंतःस्थ को तो बनेगा अंतः प्लस स्थ, अंतः प्लस स्थ। अंतः माने अंदर या मध्य भी होता है, और स्थ माने स्थित। जब वायु हमारे मुख में ही अंदर ही रह जाती है, वायु बाहर नहीं निकल पाती है जिन वर्णों के उच्चारण में, उन वर्णों को ही क्या कहा जाता है, अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। जैसे आप बोलेंगे तो आप महसूस खुद ही करेंगे, य, व, र, ल, कहीं भी वायु बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए इन वर्णों को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अब या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं, यह स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य में स्थित होते हैं। जब महाश्वत सूत्र आप पढ़ेंगे तो पांचवां और छठवें इन दोनों सूत्रों में ही अंतःस्थ वर्णों की गणना की गई है, हयवरट लड़। अब देखिए याओच चौथा सूत्र हो गया और सातवां से मंगड़ानम शुरू हो गए, तो इधर पूरा व्यंजन हो गया, उधर पूरा स्वर हो गया, बीच में स्थित है। तो इसके इससे भी आप समझ सकते हैं कि मध्य में है, बीच में है, इसलिए भी अंतःस्थ कहा गया। अथवा इन वर्णों के उच्चारण में वायु अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है, मध्य में ही अंदर ही स्थिर रह जाती है, इसलिए भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके लिए हम अलग से भी ट्रिक बनाए हैं, उसमें बताए हैं, देख लीजिए। जैसे उसमें था कि य, र, ल, व, ये है। अगर हम इसमें सिर्फ या जोड़ दें तो बन जाएगा यार लव करो। लव माने प्रेम करना। देखिए सिर्फ ये अलग से जोड़े हैं, याद करने के लिए है, ये है नहीं, लेकिन अलग से हम जोड़ दे रहे हैं तो बन जाएगा यार लव न। तो यार लव करना, तो एक से कोई नायक है अथवा नायिका है, वो आपस में कर रहे हैं यार लव करो, तो कहता नहीं भैया हम अंतःस्थ हैं, बीच में हैं, ऊपर माता जी हैं, नीचे पिताजी हैं, दोनों लोग कूट के बहुत ही मारेंगे, तो प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है, हम प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि यार लव करो, तो किस लिए मना कर दिया, क्योंकि वो उसने कहा कि भैया मैं अंतःस्थ हूँ, माता पिता के मध्य में विद्यमान हूँ, उनके या संस्कारों के मध्य में विद्यमान हूँ, इसलिए मैं प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, यार लव करो, तो यार में य, र, ल, व, ये क्या हो जाते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हो जाते हैं।
फिर उसके बाद ये हो गया। और सूत्र इसका है यड़ो अंतस्था। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये हो गया दूसरे प्रकार का व्यंजन। अब तीसरे प्रकार के व्यंजन में देखिए आप, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। फिर आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण, इसमें आया शल ऊष्माण, अर्थात जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं उनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। देखिए शल प्रत्याहार, ठीक है, ये प्रत्याहार है। तो सल ऊष्माणा में जो सल प्रत्याहार है ये 13वां सूत्र से 14वां, ये दोनों सूत्र कहाँ है, जैसे श, श, श और ह, इन चार वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है। तो ये भी बहुत आसान है। क्यों इसको ऊष्म कहा? ऊष्म माने होता, ऊष्मा माने होता गर्मी। ऊष्माणा लिखा है तो ऊष्मा माने गर्मी। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो अंदर से गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे श, 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 ह, ऐसे आप रोक करके हाथ लगा के देखेंगे तो वायु आपके हाथ में स्पर्श करेगी, गर्म वायु स्पर्श करेगी। इसलिए इन वर्णों को क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण का एकदम आसान तरीका है। अगर हम लिख लेते हैं ऊष्म, तो ऊष्म में देखिए जो ऊ बना हुआ है यह तीन की तरह बना हुआ है। तो जिनमें तीनों श हों उनको ही ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन इससे भी एकदम आसान। और इसी ऊ को, अगर इसी तीन को ऐसे ऊ लिख दिया तो हो गया तीन, तीन से मतलब तीनों सकार। और फिर इसी ऊ को अगर हमें ऐसे कर दे तो बन गया ह। तो इसी ऊष्म के ऊ पद से ही हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं कि ऊष्म वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एकदम आराम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए लिखा है ऊष्माण। अब यहां से इन दोनों पदों को देखिए, ऊ श, बस ऊ अर्थात तीन, तीन मतलब तीनों श। कैसे तीनों श जानेंगे? क्योंकि यहाँ पर श लिखा हुआ है, मूर्धन्य षकार। ऊष्म में स लिखा हुआ है ना, तो इस तीन से तीन क्या? तीन सकार। सबसे आसान यही है कि ऊष्म में ऊ को हम समझेंगे तीन, और स तो है ही, माने तीन सकार जिसमें हो वही क्या है? ऊष्म वर्ण है। और उसी ऊ को हम उल्टा कर देते तो बन जाता है ह, अर्थात चार वर्ण। तो श, 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 ह, यही चार वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये व्यंजन वर्ण से संबंधित चाहे अंतःस्थ वर्ण हो, चाहे ऊष्म वर्ण हो, चाहे स्पर्श वर्ण हो, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और निश्चित ही पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो हमने अंतःस्थ का बता दिया कि यार लव करो, यारा लव, क्योंकि उसने मना किया क्योंकि वह बीच में है, अंतः स्थित है। फिर हमने कहा ऊष्म वर्ण अर्थात जो जिसमें ऊ अर्थात तीन और श माने सकार, तीनों सकार हों और ऊ उल्टा करने बन जाएगा ह अर्थात ह। तो श, 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 ह, ये चार वर्ण है, वो हो जाता है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण है। फिर आता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण हमने कहा कि कम स्पर्श करो न, तो कम से कम अर्थात क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं देख लीजिए। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण तो वैसे मूलतः है तीन, किंतु होते हैं पांच। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र और द्य, यही पांच संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनका अलग करके पूछ देता है कि इसका किससे निर्माण हुआ, इसका किससे, इसका किससे, इसका किसके, इसका किसके हुआ है। जैसे श्री माने लक्ष्मी होता है, विद्या आप जानते हैं देवी सरस्वती के लिए आता है, ज्ञानी ज्ञानवान, ठीक है। त्र जैसे इसका त्रक हो जाए क्षत्रिय होता है, आप जानते ही हैं। त्रिशूल होता है, त्रयंबक होता है। छ होता है जैसे अक्षी होता है, मीन्स आंख होता है। तो ये पांच आप क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। पांच संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इनकी गणना महर्षि सूत्र में नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो पद हैं यह व्यंजन से ही निर्मित होते हैं
इनका उच्चारण स्थान में कोई अंतर आता नहीं है, सेम वही रहता है। क्योंकि देखिए ये क है, ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। अगर पूरा अलग कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। अक्सर और कुछ किताबें आप देखेंगे तो सिर्फ इतना ही देता है, क और श। इस स से वो अलग नहीं करता है, इसलिए ऐसा देता है। जबकि आप अलग करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। अगर ये दिया है तो भी सही, ये दिया है तो भी सही है। त्र में क्या है? त्र में त और र में है अ, ज्ञ में है ज, ञ और अ अंत में सब में है, क्योंकि उच्चारण के लिए है वो। स्र है श, र और अ, द्या में है द, य और अ। यही 5 प्रकार के संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आपने देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, स्र और द्य, ये 5 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो कि आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो क मूर्धन्य षकार, त, र, ज, ञ, श, र, द, य, विद्यालय, विद्या, ठीक है। तो इस पर विद्यापति, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम इसको संक्षेप रूप में देखें, इसको आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो संयुक्त रूप में एक बार हम देख लेते हैं सबके सबको। देखिए, अब देखिए, अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 25 हो गए। क से म तक, ठीक है, क से म तक। अंतःस्थ वर्ण कितने हो गए? 4 हो गए। कौन? तो य, र, ल और व, ये 4 हो गए अंतःस्थ। फिर 4 हो जाते हैं ऊष्म। कौन? तो श, श, श और ह। फिर उसके बाद संयुक्त कितने हो जाते हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो क्ष, त्र, ज्ञ, स्र और द्य, यही 5 ऐसे हैं जो संयुक्त हैं। अब कुल हम जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 25, 4 29, 4 33 और 33 5 38। इस आधार पर 38 व्यंजन है। ये तो अलग से है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा आपको 33 ही बताना है, क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र के आधार पर है। ये तो हम अलग से क्षत्रज्ञ इसका अलग से हमने कर लिया, नहीं तो इतना ही तो गणना किया गया। 25 ये, 4 29 और 4 33, इतना तो है माहेश्वर सूत्र में। ये क्षत्रज्ञ है, इसका माहेश्वर सूत्र में कहीं भी गणना नहीं किया गया। ये तो अलग से संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको अलग से संयुक्त व्यंजन मान करके अलग से बताया गया है। लेकिन वास्तव में होते कितने ही हैं? 33 ही व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आपने इन सारी चीजों को देखा। अब इसके पश्चात एक आता है आपका अनुस्वार, जो कक्षा 9-10 के किताबों में दिया गया है अथवा 11-12 में दिया गया है। अनुस्वार के बारे में हमने बता दिया। जो अनुस्वार होता है, यह और विसर्ग दोनों आयुर्वाह हैं। आप जानते ही, हमने बताया है अगले वीडियो में। ये स्वर वर्ण के आयुर्वाह हैं, अर्थात ये स्वर वर्ण से ही जुड़ते हैं, व्यंजन से कभी नहीं जुड़ते हैं। ठीक, तो अर्थात हम इसका ऐसे, अनुस्वार का उच्चारण नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। नाक पर हम पर बल दे करके इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। और यह जो विसर्ग होता है, यह इसका उच्चारण हकार के समान होता है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हकार के समान होता है, इसी हकार के समान, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। इसलिए विसर्ग अपुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसलिए कहा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि इसका उच्चारण हम करते हैं तो ह के समान करते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया?
कंठ हो गया। तो स्वर वर्ण के ऊपर लगने वाले को अनुस्वार कहते हैं और बगल में लगने वालों को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे बनता है रामम, अब रामम में ऊपर लिखा गया तो यह अनुस्वार हो गया, और जब हमने लिख दिया रामः, ये बगल में लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये विसर्ग हो गया, और ये क्या हो गया, अनुस्वार। ठीक है। अब अंतिम एक और पॉइंट्स दिया हुआ है अनुनासिक का। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसका परिभाषा दिया है, मुख नासिका, मुख नासिका वचनो नु नासिकः, मुख नासिका वचनो नु नासिकः। इसका अलग करेंगे, ये बनेगा मुख प्लस नासिका प्लस वचन, तब बनेगा अनुनासिक। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ वचन में उच्चारण शब्द से है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के सहयोग से किया जाता है, मुख की भी सहायता लेंगे और नासिका की भी सहायता लेंगे, उन्हीं वर्णों को ही अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक वर्ण सिर्फ नासिका से बोला जाएगा, वो सिर्फ कौन, अनुस्वार के लिए आया, रामम, तो जो अनुस्वार है वो नासिका पे गया बस। बाकी जब अनुनासिक आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख और नासिका इन दोनों की सहायता से करते हैं, उनको ही अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5। अनुनासिक वर्ण 5 कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, यहाँ दिखा दे रहे हैं कौन है, तो य म न न, 1 2 3 4 5, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है, देख लीजिए हमने लिख दिया कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण, जैसे क, देखिए यहाँ लिखा है क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, यही प्रत्येक वर्ग का 5वां, जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है वही अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों है। कैसे, देखिए, अब जैसे ञ है तो ञ तालु भी है, क्योंकि इचुईसानाम तालु वर्ग का तालु होता है, तो तालु तो है ही है, तालु हम बोल रहे हैं मुख से। म का है ओष्ठ, न का है कंठ, ण का है मूर्धा और न का है दंत। ये तो 5 हो गए मुख से, लेकिन नासिका का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ञ म न न न म, तो ये हम किसे, मुख और नासिका दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण कहा गया। तो सीधी बात है, आप आराम से आंसर देंगे कि जिन वर्णों का हम उच्चारण मुख और नासिका दोनों से करते हैं वह अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है 5, यमंगणनम, और यह प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। ये हो गया आपका अनुनासिक। तो इतना आपका हो जाता है व्यंजन वर्ण से संबंधित तो प्रश्न जो भी बनते हैं इसी में से बनेंगे, इसके अतिरिक्त और भी कोई भी व्यंजन वर्ण से संबंधित प्रश्न बनता नहीं है। आपसे बस इतने पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः, अर्थात जो परतंत्र वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, अर्थात जो स्वर वर्णों के अधीन होते हैं, जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। जो स्पर्श वर्ण होते हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि क से लेकर के म तक कादेव माशाणाम स्पर्शाः, क से म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श इसलिए कहा गया क्योंकि अपने उच्चार स्थान को पूर्णतः स्पर्श करते हैं, उसमें कंजूसी नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं। से प फ ब भ म क ख तो पूरा कंठ गूंज रहा है, इस तरह से
फिर अंतःस्थ आया, तो अंतःस्थ में बताया कि जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में है, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी वायु मुख के अंदर ही रह जाती है, उसको अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। जिसमें हमने ट्रिक बता दिया था कि यार लव मत करो, तो क्यों, क्योंकि वह अंतः में है, माता पिता के मध्य में है, उनके अनुसार चल रहा है। तो यह लव ये अंतःस्थ वर्ण हो गए। ऊष्म वर्ण में हमने कहा कि ऊष्म वर्ण इसलिए कहा गया, पूछा जाता है ऊष्म क्यों कहा गया, आप बताएंगे कि जिन वर्णों की उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है उसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है, स स स और ह। कैसे याद करेंगे, तो हमने ट्रिक बता दिया कि भैया ऊष्म लिखा है, ऊ को आप 3 समझिए, और स तो लिखा ही है, अर्थात 3 सकार जिसमें हो, और उसी ऊ को जब हम उल्टा कर देंगे तो ह बन जाता है, अर्थात स स स और ह। ये चारों क्या हो जाते हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। संयुक्त में मुख्यतः तो हैं 3, लेकिन आते हैं 5, जैसे क्ष त्र ज्ञ स्र और द्य। 5 ही आप आंसर लगाएं, अगर एग्जाम में आ भी रहा है तो 5 ही लगाएंगे, तो ये आपके संयुक्त हो जाते हैं व्यंजन। फिर अनुस्वार को हमने बता दिया, अनुस्वार का उच्चारण होता है नासिका, ये हमेशा नासिका से ही बोले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका विसर्ग। विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण हम हकार के समान करते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण होता है कंठ। यह दोनों अयोगवाह हैं और दोनों स्वर से ही जुड़ करके बोले जाते हैं, व्यंजन से इनका कोई संबंध नहीं है। फिर इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक के लिए अभी हमने बताया कि मुख और नासिका दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करे वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक हो गया, तो इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और था कि स्पर्श वर्ण को उदित वर्ण भी कहते हैं, ठीक ना, इसलिए उदित कहते हैं क्योंकि इसकी उ की इत संज्ञा होती है। अब उदित के लिए वरदराज जी लिखिए कि कु चु टु तु पु एते उदितः। कु चु टु तु पु ये सभी उदित संज्ञक वर्ण होते हैं। कु से क वर्ग, चु से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पु से प वर्ग, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको बता सकते हैं। अब तो हमें नहीं लगता है कि और भी कोई ऐसा है कि जो आपका व्यंजन से संबंधित प्रश्न हो या जो छूट रहा हो। एक अगर बच्चे ये भी प्रश्न कभी पूछ सकते हैं कि सर, जैसे आपने अभी बताया कि जो कु चु टु तु पु है, मीन्स क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और प वर्ग तक, ये जो वर्ग बटा है किस आधार पे बटा है। जैसे आपने बताया कि क वर्ग, तो क वर्ग में आया क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में आपने बताया कि च, छ, ज, झ और ञ। अब ये आखिरकार क वाले में ख लिखा गया, ग लिखा, च छ क्यों नहीं लिखा गया, अथवा ट, ठ, ड, ढ, अर्ण क्यों नहीं लिखा गया ट वर्ग वाला, कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण ये है कि इन पांचों का उच्चारण स्थान एक है। तो उच्चारण अगर कोई पूछे कि वर्गों का विभाजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो आप आंसर देंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान इतना लिखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर ही वर्गों का विभाजन किया गया है। आप देखेंगे क का उच्चारण स्थान कंठ है, ख का भी, ग का भी, घ का भी, ङ का भी, च का तालु है, इसी और ट का मूर्धा है। तो तालु वाले को एक स्थान में रखा गया, मूर्धा वाले को एक स्थान में, कंठ वाले को एक वर्ग में,